हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। तो मेरे बच्चों स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। आज बेटा मेरे को एक्सप्लेनेशन करानी है एस्टॉस की, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ट्रेड पेबल, अदर करंट लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म प्रोविजनिंग। ठीक है ना। अदर करंट लायबिलिटी के बारे में बेटा एक बात बता देता हूँ, इससे मुश्किल चीज कोई नहीं है। इस पे पार पा लिया ना, 13 आइटम है तो समझ लेना पूरी बैलेंस शीट खत्म होगी। वो अकेली बहुत खतरनाक है। चलो क्या लिखना शुरू करते हैं। नोट नंबर 5 लिखो मेरे साथ साथ। नोट नंबर 5, कल 4 तक लिख लिया था, आज नोट नंबर 5 लिख रहे हैं, शॉर्ट टर्म बोरोइंग। फटाफट से लिखो बेटा। बाबू कल मैंने ना लॉन्ग टर्म बोरोइंग लिखा था, उसमें ना बाबू पहली आइटम थी डिवेंचर, सेकंड थी बॉन्ड, और थर्ड आइटम यही थी। पहले मेरी तरफ देखो, बैंक लोन, ये बैंक लोन है, लोन फ्रॉम थर्ड पार्टी, लोन फ्रॉम थर्ड पार्टी। वहाँ फोर्थ आइटम थी पब्लिक डिपॉजिट, पब्लिक डिपॉजिट। नहीं तो देख बेटा, अब आप कहोगे पेपर में आ जाए लोन फ्रॉम थर्ड पार्टी, मैं लॉन्ग टर्म बोरोइंग लिखूं या शॉर्ट टर्म बोरोइंग। बेटा इसका आंसर मैं भी नहीं कर सकता। इट इज अ सब्जेक्टिव मैटर, पेपर को ही क्लियर करना होगा। भाई मैंने थर्ड पार्टी से लोन लिया है, मैं ही जानता हूँ ना एक साल में उतारूंगा या नहीं। अगर एक साल में उतार दूंगा तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग, और अगर एक साल के बाद उतारूंगा तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग। मैं कैसे डिसाइड कर सकता हूँ? अगर पेपर कह दे लोन फ्रॉम थर्ड पार्टी, सिर्फ इतना कह दे, कभी नहीं कहेगा, वो क्लियर करेगा टू बी पेड इन 12 मंथ्स और टू बी पेड आफ्टर 12 मंथ्स, तो आपको खुद ब खुद आंसर मिल जाएगा। इतना कह के पेपर छोड़ नहीं सकता लोन फ्रॉम थर्ड पार्टी, क्योंकि आप भी डिसाइड नहीं कर पाओगे, मैं भी नहीं कर पाऊंगा। ये तो कंपनी की सोच है ना, 12 महीने में रिकॉर्ड करना है, 12 महीने में पे करना है तो रिकॉर्ड करेंगे, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, अदरवाइज लॉन्ग टर्म बोरोइंग। समझ में आती है बात? यानी कि प्योरली अ सब्जेक्टिव मैटर, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। सेम है पब्लिक डिपॉजिट्स। भाई अगर पब्लिक से एक्सेप्ट किए हुए हैं पैसे, आपकी सोच है ना 12 महीने में वापस करना है या नहीं, ठीक है ना जी। पर मैं आपको बता देता हूँ पब्लिक डिपॉजिट के लिए स्पेशली एक बात, अगर सिर्फ लिखा जाए पब्लिक डिपॉजिट, कुछ ना बताए कि कब पे होने हैं, तो बाबू लॉन्ग टर्म बोरोइंग का ही पार्ट बनाना उसको, ठीक है ना। पास्ट में भी पेपर में सिर्फ पब्लिक डिपॉजिट लिखा है, सीबीएसई हमेशा चाहता है आपसे कि आप लॉन्ग टर्म बोरोइंग लिखो। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं बाबू। अब मैं इस पर चर्चा करता हूँ। देखो बेटा, बैंक से ना आप कितने भी टाइम का फाइनेंस ले सकते हो। बैंक लोन करता है, वो लोन भी करता है जो विद इन 12 मंथ पे करने होते हैं, वो लोन भी करता है जो 1 से 5 साल में पे करने होते हैं, वो लोन भी करता है जो 5 से 50, 20, 30 साल में पे करने होते हैं। तो बैंक हर टर्म का लिए फाइनेंस करता है। अगर बैंक लोन लॉन्ग टर्म बोरोइंग में दिखाई दे रहा था, आज ये बैंक लोन ही है। इन्हें बेटा बैंक की भाषा में बोलते हैं लोन रीपेबल ऑन डिमांड, बैंक कोडियन सीसी। वैसे बता देता हूँ, मैंने इसका डिस्कशन अभी इकोनॉमिक्स में भी किया था, ठीक है ना जी। खैर कोई दिक्कत नहीं, अगर नहीं भी पता तो मैं चर्चा जरूर करूंगा। बस मैं एक बात यहाँ पर और बोल देता हूँ बेटा, ज्यादातर टीचर ना ये साबित नहीं कर पाते कि सीसी लिमिट कैसे शॉर्ट टर्म बोरोइंग का पार्ट है। सब कुछ समझा देंगे, उन्हें पता ही नहीं होता कि ये शॉर्ट टर्म बोरोइंग का पार्ट है, वो साबित भी नहीं कर पाते, उन्हें पता ही नहीं है समझाना कैसे इस चीज को, ठीक है जी। इसको थोड़ा सा आराम से सुन लेना। बैंक ओडी का सिंपल टर्म है, इसकी चर्चा करता हूँ बेटा। बैंक ओडी एक ऐसी फैसिलिटी है जो करंट अकाउंट पर ही मिलती है सिर्फ। होता क्या बैंक ओवरड्राफ्टिंग, बाबू मैं कहता हूँ, आपके दादाजी ने एक बिजनेस शुरू किया, एक पर्टिकुलर बैंक में करंट अकाउंट खुलवाया, और वो फॉर्म आज तक चल रही है, बस आज उसको फादर चला रहे हैं आपकी। यानी कि बेटा उस फॉर्म को चलते हुए 35 साल हो गए, एक ही जगह पर करंट अकाउंट है, कई साल बीत चुके हैं, 35 साल बीत चुके हैं, अच्छी खासी इमेज रखते हो, करोड़ों रुपए की ट्रांजेक्शन हर साल की।
एक दिन आप बैठे हुए ना अपने सप्लायर्स को चेक काट रहे थे और बेटा करंट अकाउंट में बैलेंस था 40 लाख और आपने चेक काट दिए बेटा 50 लाख रुपए के। आखिरी में आपने एक सप्लायर को चेक काटा 10 लाख का, उस टाइम पर बैलेंस चल रहा था सिर्फ 5 लाख रुपए करंट अकाउंट में, और वो बेटा सप्लायर आपकी बैंक ब्रांच में पहुंच गया पैसे निकलवाने। बेटा टेलर ने चेक किया, साइन मैच करे, डेट चेक करी, लेकिन जब उसने बैलेंस देखा तो बैलेंस था 5 लाख, चेक पे लिखा था 10 लाख। अंकुर मुझे सुनेगा बाबू? अच्छा बेटा चेक पे लिखा था 10 लाख और बैलेंस पड़ा था 5 लाख रुपए। बेटा अब टेलर के दिमाग में आया कि चेक को डिसऑनर कर देना चाहिए। भाई प्रैक्टिकली यही होना चाहिए, ड्यू टू इनसफिशिएंसी ऑफ फंड चेक तो डिसऑनर ही होना चाहिए, पैसे तो आएंगे आपके अकाउंट में। पर बाबू टेलर को ये भी लगा कि 35 साल से आपका अकाउंट है उनके पास, आज अगर वो इस चेक को डिसऑनर कर दे तो सामने वाला जो सप्लायर आपका चेक लेगा है उसकी नज़र में रेप्यूटेशन भी जाएगी, और बेटा एज पर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 आपको 3 महीने तक की जेल भी हो सकती है चेक डिसऑनर होने पर, अगर वो सप्लायर केस करने में इंटरेस्टेड है तो बाबू उसने क्या करा, आपकी इज्जत को दिमाग में रखते हुए, आपकी रेप्यूटेशन को दिमाग में रखते हुए चेक को ऑनर कर दिया। खाते में 5 लाख है, 10 लाख निकाल करके दिए। बेटा इस टर्म को बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्टिंग। बैंक में जितना पैसा उससे ज्यादा निकालने की परमिशन मिल जाए तो उसे बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्टिंग। क्या हमने बैंक को ओवरड्राफ्ट कर रहे हैं, ठीक है जी बाबू। इट इज काइंड ऑफ लोन ऑन यू, कि आपके ऊपर लोन के बराबर ही तो है। और मैं आपको बता देता हूँ अगले ही मिनट बैंक से फोन जरूर आएगा आपके पास कि सर बैलेंस देख के ही चेक काट लिया करो, बैलेंस था 5 लाख, आपने 10 लाख का चेक काटा, मैंने फिर भी ऑनर कर दिया, इस पैसे को 2-3 दिन में जमा करा दो विद इंटरेस्ट। सर आपको विद इंटरेस्ट पैसे जमा कराने होते हैं, ये लोन के बराबर ही है, पर ये एक ऐसा लोन है जो 12 महीने के अंदर अंदर तो पे हो ही जाएगा। 12 महीने तो मैं बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ, 3-4 दिन में ही पे हो जाएगा बैंक ओवरड्राफ्टिंग। तो समझ में आ रही है बात? पता लगा ये शॉर्ट टर्म बोरोइंग का पार्ट क्यों है। अब रही बात सीसी लिमिट की, इसको थोड़ा सा और आराम से समझना, बिल्कुल अटेंशन के साथ। बेटा सीसी लिमिट क्या चीज होती है? बेटा ये फैसिलिटी सिर्फ बिजनेसमैन के लिए जिनकी दुकान पर स्टॉक होता है। ये फैसिलिटी मुझे नहीं मिल सकती कभी, ऑल्दो मैं बिजनेसमैन हूं, पर मेरे पास स्टॉक नहीं होता। बेटा सिर्फ जिनके पास स्टॉक होता है ये फैसिलिटी सिर्फ उनको मिलती है। बेटा है क्या ये फैसिलिटी? आप ब्रांच मैनेजर के पास गए कि सर मुझे सीसी लिमिट बनवानी थी, उन्होंने कहा जी हम बिना प्रॉपर्टी गिरवी रखे कुछ नहीं बनाते, सिक्योर्ड है हमारी लोन। आपने कहा जी मेरे नाम एक घर है, 80 लाख रुपए कीमत है, आप मुझे 50 लाख की सीसी बना दो। उन्होंने कहा जी डन है, आप प्रॉपर्टी के पेपर गिरवी रखो, हम सीसी बना देते हैं। तो सीसी बन गई। सीसी अकाउंट की ब्यूटी ये है बेटा, जितना फंड विड्रॉल करोगे सिर्फ उसी पर इंटरेस्ट देना है, ठीक है जी। और मैं अगर आपको इसको कंपेयर कर दूं, मैं हमेशा जब कभी बीएसटी में पढ़ाया मैंने आपको 11th क्लास में, 12th क्लास में अभी इको में पढ़ाया, जब भी पढ़ाया हमेशा लोन से कंपेयर कराया। बेटा अगर ये 50 लाख का लोन होता और 50 लाख की सीसी होती, मैं कहता हूँ दोनों से 1-1 साल तक पैसा ना निकालो, सीसी पे इंटरेस्ट लगेगा 0, बैंक लोन पे लगेगा पूरे 50 लाख पे ब्याज। बैंक को इस बात से कोई मतलब नहीं आपने निकालना कि नहीं, बैंक ने लोन कर दिया, बैंक को ब्याज चाहिए, ये फर्क है बेटा। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, मान लो बेटा आप सामान लाते हो अमृतसर से अपनी दुकान के लिए, आप अमृतसर गए, आपने 5 लाख का सामान खरीद लिया, सीसी अकाउंट का चेक काट दिया, 5 लाख रुपए निकल गए, ब्याज कितने में लगेगी? 5 लाख रुपए। आप दुकान पर आए, 1 लाख रुपए का सामान बेच दिया, 1 लाख कैश आ गया, आपने जमा कर दिया सीसी अकाउंट में, 5 लाख निकले हुए थे, 1 लाख जमा हो गया, अब पैसे निकले हुए 4 लाख, ब्याज किस पे लगेगा? 4 लाख। बाबू फिर अगले दिन सेल हुई 50,000 की, फिर सीसी में जमा कर दी, बेटा पैसे निकले हुए थे 4 लाख, 50 जमा हो गए, पैसे कितने निकले हुए? 3.5, ब्याज किस पे लगेगा? 3.5। पूरे हफ्ते भर में 2.5 लाख की और सेल कर ली, 2.5 लाख और जमा कर दिए, पैसे निकले हुए थे 3.5, 2.5 जमा कर दिए, 1 लाख बचा, ब्याज कितने मिलेगा? 1 लाख। दोबारा अमृतसर गए, 10 लाख का सामान खरीदा, पैसा निकला हुआ था 1 लाख, 10 और निकल गया, ब्याज 11 पे। ये कहानी पूरे साल भर चलती रहेगी। क्या सीसी लिमिट बंद हो जाती है? सालों साल बंद नहीं होती। अब बच्चे मुझसे हमेशा हैरानी से क्वेश्चन पूछते हैं, फिर ये शॉर्ट टर्म हो रही कैसे? आ रहा है दिमाग में क्वेश्चन? टीचर फेल टू एक्सप्लेन, बच्चे तो क्या ही है, और मैं बता देता हूँ आपको। सर लगभग मार्च का महीना एक ऐसा महीना होता है
जिसमें बेटा ब्रांच मैनेजर का कॉल आएगा ही आएगा आपके पास सीसी लिमिट के लिए कि सर एक काम करो, एक बार सीसी लिमिट का बैलेंस पूरा कर दो, यानी कि आपके विड्रॉल्स जीरो होने चाहिए, जीरो। आओ जमा कर दो पूरी की पूरी लिमिट एक बार, सिर्फ 2 दिन लिमिट पूरी जमा रहने देना, उसके बाद फिर निकाल देना। देखो मैं आपको बता देता हूँ ऐसा क्यों नियम बनाया गया। बेटा बैंक ना इंश्योर करना चाहता है कि सीसी के पैसे आप दुकान पे ही इस्तेमाल करो, लेकिन ज़्यादातर लोग पता क्या करते हैं, सीसी बनती हमेशा दुकान के लिए है, लेकिन लोग मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ फंड करते हैं, मिस एप्रोप्रिएट करते हैं पैसे को। कैसे करते हैं मैं थोड़ा सा आइडिया भी दे देता हूँ। एक प्रॉपर्टी पसंद आ रखी है, ये भी पता है प्रॉपर्टी गिरेगी तो नहीं, जनरली गिरती नहीं। 50 लाख की अगर प्रॉपर्टी खरीदूंगा कभी ना कभी, बल्कि बहुत जल्दी, आपकी एक्सपेक्टेशन है 1 साल में 60 लाख की हो जाएगी, आपकी ऐसी एक्सपेक्टेशन है। आपने सीसी बनवाई, पैसा दुकान पे जाने की बजाय उसकी रजिस्ट्री करा कर बैठ गए। अब आपके दिमाग में क्या है, सीसी पे बैंक कितना ब्याज ले लेगा, 10%, 50 लाख पे ले ले, 1 साल का ब्याज कितना, 5 लाख, मैंने प्रॉपर्टी में कमा लेना 10 लाख, 5 लाख फ्री में कमा लूंगा। पर भाई अब ये भी समझो, आप मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ फंड कर रहे हो। बैंक नहीं चाहता कि ये पैसा कहीं और इस्तेमाल हो, दुकान पे इस्तेमाल हो, इसलिए बैंक ये इंश्योर करने के लिए कि पैसा दुकान पे ही रहता है ना, ये स्टॉक में ही रहता है ना दुकान के, तो आपको एक बार साल में जरूर कहेगा, साल में एक बार जरूर बैंक ये इंश्योर करता है कि आप पूरी सीसी लिमिट जमा कर दो। फिर लोग पता क्या करते हैं, अरेंज करते हैं, दोस्तों को फोन, यार 5 लाख चाहिए तेरे से 2 दिन के लिए, 2 दिन बाद पक्का वापसी, तीसरे को फोन, फिर से 10 लाख इकट्ठे करे, 50 लाख अपने अकाउंट में डाले, 2 दिन लिमिट बिल्कुल जीरो रहने दी, उसके बाद सारे पैसे विड्रॉल करे, दिन से लिए थे वापसी कर दी। होता ऐसे ही है, क्योंकि साल भर में एक बार तो कंपनी को ये पूरे पैसे चुकाने ही पड़ेंगे बैंक को, इसी वजह से ये पार्ट बनता है शॉर्ट टर्म बोनस का। ठीक है जी, बता देना जिनको नहीं पता। ठीक है जी, सीसी लिमिट बिना बैलेंस शीट पे सीए के साइन हुए भी नहीं बनती। ठीक है, तो हमें तो नहीं समझाओ कि क्या सीसी और क्या, सारा दिन यही खेलते हैं हम, सीसी सीसी खेलते हैं। ठीक है जी, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, आगे बढ़ जाए बेटा, बताओ कुछ पूछना है तो, इस पे चर्चा करनी है, कर देता हूँ 1 मिनट, किन तीनों में से कुछ पूछना है तो बताओ, बढ़ सकते हैं आगे। बाबू अदर लोन, अब पेपर ना परेशान करने के लिए ना कुछ टर्म ऐसी देगा कि बच्चे भौकला जाए, भौकलाना नहीं। सर लॉन्ग टर्म बोरोइंग में गिनती की 4 चीजें हैं, डिबेंचर, बॉन्ड, लोन फ्रॉम बैंक और थर्ड पार्टी और पब्लिक डिपॉजिट। सर कभी कभी ना वन वर्ड आ जाता है पेपर में, शॉर्ट टर्म लोन, परेशान करने के लिए। बच्चा कहता है मैंने कहीं नहीं पढ़ा, ओ भाई कहीं नहीं पढ़ा, तुझे ये तो पता है अगर शॉर्ट टर्म में लोन लिया है, बाबू वैसे तो शॉर्ट टर्म लोन का मतलब यही होता है, इसलिए मैंने जानबूझ के ये भी वर्ड लिख दिया अदर लोन, अगर कभी कोई परेशान करे ना तो यहाँ कवर हो जाएगा वो लोन, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। शॉर्ट टर्म लोन है ये तो समझ सकते हो ना बेटा, करंट लायबिलिटी का पार्ट बनेगा। करंट लायबिलिटी में भी कहाँ 4 चीजें हैं, तो पता लग रहा है ना, एक मार्जिन मैंने छोड़ दिया कि यहाँ शॉर्ट टर्म लोन आ सकता है। आगे बढ़ सकते हैं बाबू, लिखो नोट नंबर 6। सबको सब कुछ पता है, क्रेडिटर क्या होता है, है वो सप्लायर जिससे आप उधार पर सामान खरीद कर लाते हो, उससे क्रेडिटर बोलते हैं। बेटा अगर आपका क्रेडिटर आप पर विश्वास ना करे और कहे कि आओ कोर्ट आओ साइन करके जाओ कि आपने मेरे पैसे देने हैं, अगर बेटा आप कोर्ट जाकर बिल साइन कराए तो उस दिन से मैं उसको क्रेडिटर बोलना बंद कर दूंगा, उस दिन से उसे बोलूंगा बिल्स पेबल। ठीक है ना जी, यानी कि बेटा वो क्रेडिटर जिसमें थोड़ी सी सिक्योरिटी एनहांसमेंट हो जाए वही बिल्स पेबल है। कोर्ट आ जाता है ना बीच में तो थोड़ा डर लगता है, हमें भी डर लगता है जब पैसे देने हैं तो कोर्ट में साइन करके आया हो। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, आगे बढ़ सकते हैं।
बाबू नोट नंबर 7 लिखेंगे जरूर अदर करंट लायबिलिटी 13 आइटम, पर पहले मैं नोट नंबर 7 के बाद हाथों हाथ नोट नंबर 8 लिखना शुरू कर दूंगा। एक्सप्लेन पहले नोट नंबर 8 करूंगा, फिर वापसी आऊंगा 7 पे। 7 आज जितना हो पाएगा। वैसे बता देता हूँ, अकेले 7 को एक्सप्लेन करने के लिए 25 मिनट चाहिए मुझे। 13 आइटम नहीं हो सकता, मेरी भी मजबूरी समझो, तो शायद आज पूरा नहीं हो पाएगा। परेशान ना हो, है नहीं हो पाएगा पूरा, कह तो दिया। नोट नंबर 7 और 8 साथ साथ लिखेंगे। नहीं, 13 आइटम तो मैं थोड़ी देर पहले ही बोल दी थी। गुड मॉर्निंग, मैंने आते ही पहले अदर करंट लायबिलिटी की बात बोली। हो जाता है, कोई नींद के नशे ज्यादा होते हैं कभी कभी। बाबू लिखते रहो स्पीड बढ़ाकर, समय की बर्बादी ना हो। बाबू जल्दी लिखो ताकि मैं नोट नंबर 8 लिख सकूं। नोट नंबर 8 लिखना।
लो उत्तर स्पीड पर लिखो। बाबू पहले मैं फटाफट से चर्चा कर रहा हूँ नोट नंबर 8 की, फिर चर्चा कर देंगे 7 पर। सब सामने देखेंगे, मेरी तरफ बिल्कुल सामने देखो, समझने में ध्यान दो, लिखा जाएगा यार, 1 मिनट बाद भी लिखा जाएगा, समझा नहीं गया कल के। बाबू कल भी ना मैंने जब लॉन्ग टर्म प्रोविजन लिखे थे तो पहली हेडिंग लिखी थी प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट, आज भी मैंने लिख दिया बेटा प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट। अब दिमाग में क्वेश्चन फिर उठेगा कि यार पेपर में आ जाए तो क्या। बाबू पेपर जरूर क्लियर करेगा। अगर बेटा ये लिखा हुआ है प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट रिटायरिंग इन 12 मंथ, इट इज द पार्ट ऑफ शॉर्ट टर्म प्रोविजन। मैं समझाने की कोशिश करता हूँ क्या मतलब है इस चीज का। बेटा मेरी ऑर्गेनाइजेशन में ना एक एम्प्लॉय आया जब वो 25 साल का था, और मान लो 2025 में ही आया, ठीक है। बेटा ग्रेचुटी हम तब देते हैं किसी भी एम्प्लॉय को जब वो 5 साल से ज्यादा तक सर्विस दे ऑर्गेनाइजेशन को, कॉन्टिन्यूस 5 ईयर्स और मोर सर्विस दे, और जब वो ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के जाएगा तब देंगे हम उसको ग्रेचुटी, ठीक है। बेटा 2030 में 5 ईयर लैप्स हो गए, अब वो 30 ईयर का हो गया। मैंने यहाँ पर ना एक प्रोविजन क्रिएट कर लिया, प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी। मैंने कहा किसी भी दिन जा सकता है वो, और कभी भी जा सकता है। मैंने पार्ट बनाए रखा उसको बेटा लॉन्ग टर्म प्रोविजन का, कि एम्प्लॉय मेरा जा सकता है, जब जाएगा तो मुझे ग्रेचुटी देनी है, ठीक है। बेटा गया ही नहीं, गया ही नहीं, गया ही नहीं, मैंने प्रोविजन बना रखा है। बेटा 2059 आ गया और ये 59 साल का हो गया। अब इसके रिटायरमेंट को रह गया 1 साल। इस साल की जो बैलेंस शीट बनेगी, समझदार को इशारा काफी। बेटा इतने सालों तक मैंने उसको लॉन्ग टर्म प्रोविजन में दिखाए रखा, लेकिन 2059 में जब वो 59 ईयर का हो गया, अब तो ये कंफर्म है ना अगले साल तो जाना ही पड़ेगा भाई। बीच में तो जॉब छोड़ के आया था तब भी ग्रेचुटी देनी पड़ती, पर अब तो हो गया नहीं जॉब छोड़ के, अब तो जाना ही पड़ेगा ना इस 1 साल बाद। तो क्या ये लाइबिलिटी अब मेरे पास 1 साल के अंदर अंदर अराइज होने वाली है कि नहीं? अब ये लाइबिलिटी मेरे पास 1 साल के अंदर अंदर अराइज होने वाली है। इस साल जब मैं बैलेंस शीट बनाऊंगा तो बेटा उसको पार्ट बनाऊंगा शॉर्ट टर्म प्रोविजन का, प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट रिटायरिंग इन 12 मंथ्स। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है ना, ये बुक से दे दो, 2 दिन में खत्म हो जाता है चैप्टर, मैंने बताया था। और मैं मन में सोचता हूँ भाई क्यों और कैसे, ये तो सरासर नाइंसाफी है बच्चों के साथ यार, मेरी जान निकल जाती है इसको कराते कराते। चलो जी बाबू, ये तो आपका सबका फेवरेट, पूरी पार्टनरशिप एक ही प्रोविजन की बात हुई है। बेटा अगर हम मार्केट में बहुत सारा उधार बांट देते हैं, मैं किसी कन्फेक्शनरी शॉप के एंगल से बात करता हूँ जो मुझे लगता है सारा दिन खाते बनाते रह जाते हैं, ठीक है ना। गली मोहल्ले के आसपास दुकानें हैं, सारे घरों से बहुत प्यार है, कोई कहेगा चिप्स का पैकेट फाड़ा जी लिख लेना, कोल्ड ड्रिंक उठाई से लिख लेना, ठीक है। ये कहानी चलती रहती है ज़्यादातर बाबू कन्फेक्शनरी शॉप पर चलती है। अब बाबू खाते बनाकर बैठे हैं 500 लोगों के, एक दिन बैठे हुए उधार का टोटल कर रहे थे, टोटल करा, वो टोटल क्रॉस कर रहा है 10 lakhs। भाई उनके दिमाग में एक ही बात आएगी, पूरे तो नहीं आते, पूरे तो आते ही नहीं, कुछ तो पैसे पक्का मरने वाले हैं। सब होता है ना डाउट, ये कितने पैसे मरने वाले हैं ये नहीं समझ में आ रहा, पर कुछ ना कुछ पैसे जरूर डूब जाएंगे। बेटा इसके लिए हम प्रोविजन क्रिएट करते हैं, प्रोविजन का नाम है प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट, ठीक है। ऑल तो आपको क्लियर था, बस नहीं तो मैंने अपनी तसल्ली के लिए बता दिया। बेटा बात करते हैं प्रोविजन फॉर टैक्सेशन की। बेटा आप जितनी भी इनकम कमाओगे उसके ऊपर बाबू आपको सर्टेन अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स सरकार को पे करना होता है। अगर आप कंपनी हो तो बेटा 30% टैक्स है। मैं बात करता हूँ किसी एक कंपनी की, नॉन एज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, लास्ट ईयर के प्रॉफिट अप्रोक्सीमेटली 88,000 करोड़, 88,000 करोड़। भाई टैक्स कितना बैठ रहा है रफली, अगर बोलना मुझे 30%, तो बाबू 24,000 करोड़ का टैक्स जो सरकार को देना है यार, 24,000 करोड़ का टैक्स देना है। एवरेजली बेटा 2,000 करोड़ रुपए महीना, यानी कि अगर और बात करूँ स्पेसिफाई हो जाऊं तो बाबू आप समझ सकते हो रोज का 60 करोड़, रोज का इतना ह्यूज टैक्स। अब आप खुद समझो बाबू, जब कंपनी प्रॉफिट कमाती जाती है तो बेटा अपने प्रॉफिट में से एक अमाउंट को सेट असाइड करती रहती है फॉर द नॉन लायबिलिटी, उसे तो प्रोविजन बोलते हैं।
अब कंपनी को पता है मैं प्रॉफिट तो कमा रही हूँ, पर भाई इस प्रॉफिट पर टैक्स भी तो देना पड़ेगा ना कल को सरकार को। ऐसा ना प्रॉफिट खाते चले जाओ, आज खर्चते चले जाओ, कल परेशान हो। तो जैसे जैसे प्रॉफिट कमाती रहती है, जब उसको लगता है ठीक अमाउंट ऑफ सम हो गया, थोड़ा सा पैसा साइड करा प्रोविजन फॉर टैक्सेशन के लिए कि मुझे सरकार को टैक्स देना है भाई। जैसे ही साल खत्म होगा सरकार मुझसे टैक्स की डिमांड करने वाली है। इसे ही बोलते हैं प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? ऑल क्लियर? बढ़ जाए आगे। बाबू नोट नंबर 7 अब मुझे आपको एक्सप्लेन करना है, बहुत लंबा चौड़ा मुद्दा है, देखते हैं कितना कर पाते हैं। ठीक है जी, 2-4 मुद्दे पक्का रहेंगे, रह जाएंगे, कुछ नहीं होता, नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। आओ जी देखते हैं। बाबू पहले मैं चर्चा करने वाला हूं शुरू की 3 बातों पर, स्पेशली सबसे पहले पहली नंबर की बात करते हैं। बेटा हेडिंग का नाम है करंट मैच्योरिटी ऑफ डिबेंचर्स एंड लोन। बेटा अब आपके दिमाग में क्वेश्चन उठेगा, कल तो डिबेंचर लिखवाया आपने लॉन्ग टर्म बोरोइंग में, आज ये अदर करंट लायबिलिटी में कहां से आ गया? आया होगा क्वेश्चन। बाबू सर बातों को समझने की चीज है, मुझे लगता है और कोई दिक्कत नहीं है। बेटा 30 जून 2000 ही समझो, ईयर 2000, आपने क्या किया, आपने बेटा डिबेंचर से लोन लिया फॉर 20 ईयर्स। ठीक है बेटा, मैं कंपनी, मैंने डिबेंचर इशू करे, आप सब पब्लिक से पैसे दीजिए, मेरे सर पे कर्जा है, आपके पैसे वापस करने, मैंने लायबिलिटी में दिखा दिया लॉन्ग टर्म बोरोइंग। ठीक है, कब पैसे वापस करने हैं? 20 साल के बाद वापस करने हैं। बेटा 19 साल तक एक ही ट्रीटमेंट रहेगा, ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग का पार्ट रहेगा। ठीक है ना जी बाबू, 20 साल पूरे हो रहे हैं बेटा 2020 में 30 जून को। आप सोचो जब मैं 31 मार्च 2020 की बैलेंस शीट बनाऊंगा तो क्या करूं? क्या ये लाइबिलिटी 3 महीने बाद राइज होती भी नहीं दिख रही आपको? क्या आप डिवेंचर की लाइबिलिटी अभी भी बेटा कई साल दूर है, अब कब कितने महीने दूर है? सिर्फ 3 महीने दूर है। आपको नहीं लगता है करंट लाइबिलिटी है? लाइबिलिटी विच इज एक्सपेक्टेड टू बी पेड विद इन 12 मंथ और ऑपरेटिंग साइकिल इज अ करंट लाइबिलिटी। कहां दिखाना चाहिए उसको? बेटा हमेशा अदर करंट लायबिलिटी, यानी कि बेटा अगर करंट में मैच्योरिटी होने वाली है किसी भी डिवेंचर की, किसी भी लोन की, तो बेटा वो पार्ट बन जाएगा अदर करंट लायबिलिटी का। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो? कुछ बता दो अगर आपको लग रहा है रटने वाला है तो। मैं हर चीज एक्सप्लेन कर सकता हूँ इस चैप्टर की, हर चीज जिस भी कोने में घुसी हुई हो। ठीक है ना, कुछ भी नहीं है सर रटने वाला। मतलब मैं अगर ये कहूँ ना कि मैं, आप रट लो, फॉर्मेट भी रट लो, यार फॉर्मेट रटने के लिए भी बहुत सिस्टम चाहिए, कुछ है ही नहीं ऐसा। आगे बढ़ाते हैं बात को बेटा। मैच्योर्ड डिवेंचर एंड इंटरेस्ट देयर ऑन, लोग उत्तर समझते हैं। बेटा मान लो कंपनी फाइनेंशियल ईयर क्लोज करती है ऑन 31 ऑफ मार्च, 31 मार्च 24 को फाइनेंशियल ईयर कंपनी ने क्लोज करना था। बेटा 30 मार्च को डिवेंचर मैच्योर हो रहे थे, आज 20 साल पूरा कर रहे थे। ठीक है, 30 मार्च को बेटा जैसे ही 30 मार्च आती, मुझे उनका प्रिंसिपल अमाउंट वापस करना था और इस 1 साल का ब्याज भी देना था। ठीक है, 30 मार्च को साल भी पूरे हो गए, सारा मैच्योरिटी हो गई, पर कंपनी पे नहीं कर पाई, फंड अरेंज नहीं हो गए। बेटा कायदे से आप डिवेंचर के पैसे एक दिन भी नहीं रोक सकते। डिवेंचर बेटा सीधा हाई कोर्ट जाकर कंपनी बंद कराने के ऑर्डर ला सकते हैं, इतनी पावर डिवेंचर होल्डर रखते हैं, पर कंपनी फंड अरेंज नहीं कर पाई। मान लो उनका प्रिंसिपल अमाउंट वापस करना था 10 लाख और 1 लाख रुपए का ब्याज भी है, एक साल में कोई ब्याज नहीं मिला, पर बाबू कंपनी में 11 लाख अरेंज नहीं हुए। कंपनी डिवेंचर होल्डर का जी 2 दिन का वक्त दे दो, वरना जहां आपको जाना है वो तो आप चले ही जाओगे। उन्होंने कहा जी ठीक है कोई दिक्कत नहीं, 2 दिन का दिया वक्त। अब वो 31 मार्च, आज फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो रहा है और आपने पेमेंट नहीं करी डिवेंचर की, ना ही उनका इंटरेस्ट दिया, कहाँ रिकॉर्ड करना चाहिए? सर आपको लगता है कई साल मिल जाएंगे आपको इसको पेमेंट करने के लिए? सर एक दिन में रुकते डिवेंचर होल्डर, ये तो पता नहीं आपके कहने से कैसे रुके बैठे हैं, पर आपको लगता है ना लाइबिलिटी अराइज होने वाली है ना नियर फ्यूचर, आज कल परसों तरसों, कभी तो दे दोगे ना पैसे। करंट लाइबिलिटी होना चाहिए ना, करंट लाइबिलिटी ही है। अदर करंट लाइबिलिटी में रिकॉर्ड करेंगे मैच्योर्ड डिवेंचर, इट इज अ पास्ट टेंस कि मैच्योर हो चुके हैं। ये वर्ड देखो करंट मैच्योरिटी, अभी मैच्योरिटी होगी और ये मैच्योर्ड हो चुके हैं। थोड़ा तो समझो यार अंग्रेजी को भी, अच्छी भाषा है। तो बाबू मैच्योर्ड डिवेंचर एंड इंटरेस्ट देयर ऑन सेम वे मैच्योर्ड पब्लिक डिपॉजिट एंड इंटरेस्ट देयर ऑन, 3 बातें समझ में आ गई।
कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? बहुत पसीने आ जाते हैं भाई, चैप्टर समझाने में बहुत पसीने आते हैं। अभी तक कोई दिक्कत तो नहीं है? 3 बातें समझ में आ रही हैं? सुनाना है ना कल सारा विद मैटर। कल ऐसा हो सकता है कि मैं कुछ भी ना पढ़ाऊँ, मैं अभी बता रहा हूँ आपको, सब सुनने में सुनना ही है बस, जितना हो चुका होगा। ठीक है ना? तो आज ही बोल लो प्रॉब्लम क्या कह रहा बात, कल छुट्टी मारेगा तेरे? एक घर से उठा लूंगा मैं। अच्छा, यहाँ पे और बचपन में बहुत किया ये चाहता है ये। अच्छा तो तुम चाहता ना ये, और फिर तेरे चाहने से होते हो, वो इसके चाहने से तो कुछ नहीं होता। वो 3 बातें डन है, 4th और 5th को अभी पेंडिंग छोड़ो, 6th की बात करते हैं। अनक्लेम्ड अनपेड डिविडेंड। मुझे एक बात बताओ, डिविडेंड वर्ड सबको क्लियर है या कुछ डिविडेंड वर्ड के बारे में पता है? पता नहीं भाई, मैं बता देता हूँ। तो इतने न्यूट्रल हो भाई साहब, कुछ तो कहते रहते रहे, चलो चलो आगे बढ़ो, कुछ ऐसे ही है बिल्कुल नल्ले। इधर देखना बाबू, मान लो मैं कंपनी हूँ, कंपनी सा आर्टिफिशियल पर्सन, कोई जिंदा इंसान तो होता नहीं। आप 50 लोग मेरे सामने बैठे हो, आप प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर हो, मतलब इन्वेस्ट करते हो हर जगह पर। मैंने ऐसा कंपनी आपको कहा कि मेरी भी इस कंपनी के शेयर खरीद लो, और आप सबने 1-1 लाख रुपए के शेयर खरीदे। प्लीज मेरी तरफ देखो बेटा, तो वो आपके 50 लाख रुपए मैंने इन्वेस्ट कर दिए और एक बिजनेस शुरू कर दिया टेक्सटाइल का, कपड़ा खरीदना बेचना। बेटा 50 लाख से मैंने धंधा शुरू करा और कंपनी ने आज 2 लाख रुपए कमा लिए। बेटा कंपनी इस पैसों का क्या करे, वो तो जिंदा इंसान नहीं है, उसको पैसे की जरूरत नहीं है, ना वो खाती ना पीती। किसके लिए उसको पैसे? किसी भी चीज के लिए। बेटा जिसने उसको बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पैसा दिया, कंपनी ने 2 लाख रुपए उनमें ही बांट दिए। आप 50 लोगों ने पैसे दिए, सबको 4-4 हजार रुपए बांट दिए। बेटा ये समझ लो, आपने जो 1 लाख रुपए दिया उस पर आपको 4% रिटर्न मिल गई, 4,000 रुपए, और आपका 1 लाख वो तो कंपनी के पास पड़ा ही है। हर साल कंपनी आपके पैसे का इस्तेमाल करेगी, जो भी कमाएगी वो आप में बांट देगी। ये जो इन्वेस्ट करने के बदले में इक्विटी शेयर होल्डर को रिटर्न मिलती है, इसी का नाम डिविडेंड है, अगर सबसे आसान भाषा में बताना हो। और अगर मैं बता रहा हूँ ना, मुझे शर्म आ रही है कि मैं 12वीं क्लास के बच्चों को डिविडेंड बता रहा हूँ, 11वीं में झक मार रहे थे। ठीक है जी, अगर आपको नहीं पता ना डिविडेंड, तो सच में पानी भर लो आज चुल्लू भर, और नाक में डाल लो, सांस मत आने देना, खत्म हो जाओ, चुल्लू भर पानी लेके डूब मरो, अगर डिविडेंड वर्ड क्लियर नहीं था तो। अब बाबू मैं बात कर देता हूँ अनक्लेम्ड अनपेड डिविडेंड क्या चीज होती है। ऑल्दो आज की तारीख में ये सिचुएशन कभी अराइज नहीं होती, आज की तारीख में कंपनी के पास ये लाइबिलिटी नाम की चीज नहीं होती, पर मैं फिर भी बताता हूँ पुराने टाइम में क्या होता था, फिर आज की सिचुएशन भी बताऊंगा। वो पुराने टाइम में कंपनी क्या करती थी, जो भी इन्वेस्टर होते थे ना, सबके घर चेक बेचा करती थी डिविडेंड का। ठीक है जी। अब बाबू ये मैंने तो 50 लोगों के हिसाब से एग्जांपल दिया भाई, रिलायंस में 14 लाख लोग शेयर होल्डर हैं, 14 लाख इन्वेस्टर हैं, जनरल पब्लिक। ठीक है जी, तो आप ये समझो ना बेटा, इतने इतने लाखों में शेयर होल्डर होने, सबके घर चेक भिजवानी कंपनी, चेक बनवा बनवा के सबके घर भिजवाती थी पोस्टमैन के थ्रू। अब पोस्टमैन गया, जो एड्रेस कंपनी के पास था उसमें लॉक लगा, चेक वापस आ गया कंपनी के पास। कंपनी ने 3 महीने के बाद फिर ट्राई करा, फिर लॉक लगा हुआ, फिर चेक वापस आ गया। 3 महीने बाद फिर ट्राई करा, तीसरी बार फिर लॉक लगा हुआ, चेक वापस आ गया। हो सकता है कोई एमरजेंसी हो, बंदा ही ना एग्जिस्ट कर रहा हो, बंदा ही खत्म हो चुका हो, कुछ भी हो सकता है दुनिया में। तो बाबू अब कंपनी क्या करे इसका? भाई कंपनी तो ये एक्सपेक्ट करेगी ना कि कल भी आ सकता है वो बंदा, पैसे तो उसी के आएंगे। बेटा कंपनी ने रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया, ऐसा करंट लाइबिलिटी, अदर करंट लाइबिलिटी में दिखा दिया अनक्लेम्ड और अनपेड डिविडेंड। पर्सन ने क्लेम नहीं किया, हमने पे नहीं किया, ये वो डिविडेंड है। पर आज की तारीख में ऐसा नहीं होता, आज की तारीख में लाइबिलिटी नहीं होती। क्यों? कंपनी पूछती नहीं जिंदा हो के नहीं, जो भी बैंक अकाउंट नंबर उसमें पैसे ट्रांसफर कर देती है। अब चेक से नहीं आती है डिविडेंड के पैसे, सीधा अकाउंट में आते हैं। ठीक है, चलो जी बाबू, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। मुझे लगता है यार ये सबसे बच्चों वाली बात है, फिर भी अगर आप कहते हो तो मैं बता दूंगा। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस 11th क्लास में हम इसको बोला करते थे एक्रीव्ड इनकम, सॉरी अनएक्रीव्ड इनकम। याद आ रही है बात बाबू? खर्चों के लिए 2 वर्ड लगाते थे हम, प्रीपेड एक्सपेंसेस और आउटस्टैंडिंग, और इनकम के लिए भी 2, एक्रीव्ड एंड अनएक्रीव्ड। अनएक्रीव्ड इनकम क्या है? इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। अब आपको लग रहा होगा यार इनकम एडवांस में रिसीव करना कौन सी लाइबिलिटी? सर लाइबिलिटी तो है, और क्या है। अगर मैं आपसे ट्यूशन फी एडवांस में ले लूँ
और बीच में फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो जाए तो मैं उसको अपनी लायबिलिटी तो दिखाऊंगा। भाई आप तो परफॉर्म कर चुके फीस देकर, मुझे पूरे महीने आपको पढ़ाना है। सिरदर्दी तो है, लायबिलिटी का मतलब कुछ और थोड़ी होता है, सिरदर्दियां और ऑब्लिगेशन ही तो होता है। समझ में आती है बात? अनएक्रूड इनकम हमेशा ही एक लायबिलिटी है। एंड व्हाट अबाउट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस? मतलब क्या होता है सिंपल भाषा में? एक्सपेंसेस इनकर्ड बट नॉट येट पेड, वो खर्चे जो हो चुके हैं जिसके लिए आपने पे नहीं किया। मान लो बेटा मैं इस जगह को पूरे महीने भर इस्तेमाल करता हूँ, उसके बाद 1 तारीख को रेंट देता हूँ और ये मार्च मंथ है, मैंने पूरे महीने जगह को इस्तेमाल कर लिया, 1 अप्रैल को रेंट देना है मुझे, 31 मार्च को क्या शो करो? बेटा 31 मार्च को इसको लायबिलिटी बना दो। क्यों? क्योंकि बेटा एक्सपेंस तो हो चुका है, बस वो बात है कि आपने पे नहीं किया। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? समझ में आती है बात? बेटा उसके बाद ना 10th और 11th टर्म पहले क्लियर करता हूं। बेटा पीएफ पेबल और जीएसटी पेबल, बेटा पीएफ पेबल, जीएसटी पेबल, डिविडेंड पेबल, ब्ला ब्ला ब्ला, किसी भी चीज के लिए पेबल वर्ड आगे लगा हुआ आ सकता है। ज्यादातर पेपर में दोनों आते हैं, मैंने लिख दिया। पेबल का मतलब कुछ और नहीं होता, आउटस्टैंडिंग ही होता है। अगर मैं लिख दूं आउटस्टैंडिंग प्रोविडेंट फंड या आउटस्टैंडिंग जीएसटी या आउटस्टैंडिंग डिविडेंड, तो आउटस्टैंडिंग लिखा, ये तो पता है ना भैया कि एक लायबिलिटी है। और अगर मैं यही वर्ड आउटस्टैंडिंग ना लिखूं, पेबल पेबल लिख दूं, तो उसका मतलब ही आउटस्टैंडिंग ही होता है भाई। पेबल मतलब पे तो नहीं किया, ड्यू हो चुका है ना। समझ में आ रही है बात? यानी कि इसका मतलब सिर्फ आउटस्टैंडिंग से ही है। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? आगे बढ़ जाए। अब आ जाओ बेटा 9th टर्म पर भी, कॉल्स इन एडवांस एंड इंटरेस्ट देयर ऑन। बेटा कल मैंने आपको एक बात बताई थी कि कंपनी कई बार बाबू जब भी शेयर के पैसे लेती है तो डायरेक्टली पूरे 100 के 100 रुपये इकट्ठे नहीं ले लेती, किस्तों में लेती है पैसे, जिसमें पहली किस्त का नाम होता है शेयर एप्लीकेशन मनी, शेयर अलॉटमेंट मनी, शेयर फर्स्ट कॉल, शेयर सेकेंड कॉल। बताया था साक्षी सामने देखो, बताया था कि नहीं बताया था? पहली बात बाबू मान लो आज कंपनी अलॉटमेंट मनी मांग रही है, ये ले चुकी है, अलॉटमेंट मनी मांग रही है 40 रुपये, और एक शेयर होल्डर ऐसा जिसके पास 1000 शेयर है, उन्हें कहा ये रोज रोज का टंटा मेरे बस का नहीं है, ये पकड़ो 70,000 रुपये। मैंने कहा ये कैसे? कहता है मेरे पे 1000 शेयर है, 40 आपने मांगे, मैंने 40 ये भी दे दी, मैंने 30 ये भी दे दी। कब मांगोगे, कैसे मांगोगे? ये एडवांस पकड़ो आप, मेरी सिरदर्दी है। और मैं कहता हूँ इन 2 कॉल के बीच में एक फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो रहा था, समझदार को इशारा कर। बेटा मेरे पास 30 रुपये एडवांस पड़े, मैंने मांगे भी नहीं, भाई मेरी तो लायबिलिटी हो गई है, मेरे पास आपने एडवांस पैसे फेंक दिए। और आपको बता देता हूँ कंपनी इस एडवांस कॉल पर इंटरेस्ट भी पे करती है। एक तो आपको शेयर देने हैं इस 30 रुपये के बदले में, एक मुझे आपके पैसों के ऊपर ब्याज भी देनी है, तो वो कंपनी की लायबिलिटी है कॉल्स इन एडवांस एंड इंटरेस्ट देयर ऑन, कि कंपनी के पास कॉल्स के पैसे एडवांस में आए हुए हैं और ब्याज भी देनी है। कोई दिक्कत कोई परेशानी? बाबू 2 बातें और बचती हैं, ये पूरी करके जाएंगे, सिर्फ 2 छोड़कर जाएंगे। बेटा एडवांसेस रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर, मैंने ऐसे दुख नहीं होना, वो भी करा दूंगा तो कहेगी तो। एडवांसेस रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर, बेटा मान लो आपकी कंपनी का नाम इतना हो चुका है कि उधार छोड़ो, आपको तो आप उधार तो देते ही नहीं, बल्कि एडवांस पैसे मिलते हैं और 3 महीने बाद लोगों को माल देते हो, और ऐसा होता है बहुत सारी जगह पर। मैं बता देता हूँ वुलन क्लोथ्स में ऐसा ही होता है। आज बता देता हूँ जिन लोगों के पास रूपा, टिक्सी या और किसी की भी अमूल, जिनकी भी डिस्ट्रीब्यूटरशिप है, अब वो करोड़ों रुपए देंगे गर्मियों में एडवांस, और माल आना शुरू होगा अक्टूबर नवंबर में। इनके पास डिस्ट्रीब्यूटर के पास करोड़ों रुपए एडवांस देते हैं, कोई 1 करोड़, कोई 3 करोड़, कोई 5 करोड़, जितने का माल मंगाना हो एडवांस पैसे देने पड़ते हैं कंपनीज को। अब आप खुद सोचो, मैं मतलब अगर कहूँ कि आपने एडवांस दे दिया और बीच में फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो रहा हो, आप रिकॉर्ड कैसे करोगे इसको? कंपनी कैसे रिकॉर्ड करेगी? टिक्सी कैसे रिकॉर्ड करेगी? रूपा कैसे रिकॉर्ड करेगी? ये तो बताएगी कि हमारी लायबिलिटी है कि हमारे पास पैसे आ चुके हैं, बट हमने क्या किया, अभी तक माल नहीं दिया। सिरदर्दी तो है हमारी, उनको हमारी ऑब्लिगेशन ही तो उनको अभी गुड्स देने हैं। तो बाबू एडवांसेस रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर इज ऑलवेज अ लायबिलिटी, अदर करंट लायबिलिटी। कोई दिक्कत कोई परेशानी?
सेकेंड लास्ट आइटम, एक्सेस एप्लीकेशन मनी ड्यू फॉर रिफंड एंड इंटरेस्ट देयर। लो सी पुत्र, इसको खत्म करते हैं। एक्सेस एप्लीकेशन मनी ड्यू फॉर रिफंड। बेटा मान लो आज मेरी कंपनी 1 लाख शेयर इशू कर रही है, 100 रुपए का एक है, पर मैं आपसे कह रहा हूँ सिर्फ एप्लीकेशन मनी दे दो और कुछ नहीं। भाई मैं 1 लाख शेयर इशू कर रहा हूँ, शेयर होल्डर ने बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स दिया, मेरे खाते में 1.5 लाख शेयर के पैसे आ गए 30 रुपए। मैंने कहा जी आपने तो कुछ ज्यादा ही रिस्पॉन्स दे दिया, मेरे को तो 1 लाख ही शेयर मेरे पास है, मैं 1 लाख की इशू करना चाहता हूँ, ये 50,000 के पैसे जिनके जिनके फालतू आए हैं मैं सबको वापस कर दूंगा। ठीक है जी, मैं कहता हूँ ये पैसे 30 मार्च को ही आए हैं, और मैंने जब 31 मार्च को बैंक स्टेटमेंट निकाली तो मैंने देखा 50,000 शेयर पे 30 रुपए फालतू आ गए, सबके पैसे वापस करने हैं मुझे। बेटा आज फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो रहा है, आपको बता देता हूँ एज पर सेबी नॉर्म्स 10 दिन के अंदर अंदर ये पैसे वापस हो जाने चाहिए, अदरवाइज ब्याज भी देना पड़ेगा आपको। ठीक है जी, और वैसे सारी कंपनियां कर ही देती हैं 10 दिन के अंदर अंदर। सर 31 मार्च को क्या शो करोगे इसको, लाइबिलिटी? 31 मार्च को क्या शो करोगे, लाइबिलिटी तो शो करोगे कि मुझे पैसे वापस करने हैं लोगों के। लिखा हुआ है एक्सेस एप्लीकेशन मनी, जो आपके पास एप्लीकेशन मनी फालतू आई, ड्यू फॉर रिफंड जो वापसी होनी है, और अगर उसका ब्याज भी है तो ब्याज भी। ठीक है जी, वो दोनों भी समझा दो। चलो आया रहने तो रखते हैं, आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों, बाय।